क्वेश्चन क्या दिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दी हुई है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना जिससे कि आप पूरा मामला समझ जाएं। ठीक है, क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। कि संविधान में इस बात का जिक्र नहीं है कि सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर की कैसे होनी चाहिए, कैसे होगी, ये इससे रिलेटेड कोई आर्टिकल नहीं है। दूसरा है, समटाइम्स द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज हिज और हर पर्सनल डिस्क्रेशन इन द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट करते समय कई बार राष्ट्रपति है, कुछ बार राष्ट्रपति है, वो अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट आपको ये बतानी है, कौन सी स्टेटमेंट है वो सही है, कौन सी स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है, तो बताने की कोशिश कीजिए। देखो, आमतौर पर क्या है, स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन जरूर गलत कर सकते हैं, ये वाला गलत कर सकते हैं। एक्चुअल में ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि संविधान में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि प्रोसीजर कैसे है सिलेक्शन का और अपॉइंटमेंट के प्राइम मिनिस्टर का, ऐसा नहीं है, इस रूप में नहीं लिखा हुआ है। दूसरी बात क्या है, ये जरूर है कि प्रेसिडेंट है वो कई बार अपने डिस्क्रिप्शन का, जैसे कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत न मिले या कोई पार्टी या गठबंधन है वो अपना बहुमत साबित, दिक्कत आ रही है उसको राष्ट्रपति के सामने इतने संख्या रखने में, तो वो अपने इस्तेमाल करेगा, विवेक का इस्तेमाल करेगा। या प्राइम मिनिस्टर की अचानक डेथ हो जाती है तो वो अचानक अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि दोनों ही स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। यहां पे डज नॉट है, ये बात जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, तो क्या है, आर्टिकल 75 क्या बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, हाउएवर दिस डज नॉट इंप्लाई दैट प्रेसिडेंट इज फ्री टू अपॉइंट एनीवन एज प्राइम मिनिस्टर। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट है किसी को भी चाहे तो सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें आर्टिकल में ये बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, जो कन्वेंशन है ना पार्लियामेंट सिस्टम की, उसके अनुसार प्रेसिडेंट है वो लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी लोकसभा की होती है, उसको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। तो कहने मतलब ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है कि लीडर ऑफ सबसे बड़ी पार्टी है उसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, ऐसा संविधान में लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसको थोड़ा और भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो आपके पास पीडीएफ भी होगा और आप थोड़ी रिसर्च कीजिए जिससे कि आपको कुछ आइडिया हो जाए कि ये एक्चुअल में स्टेटमेंट का मतलब क्या था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। निम्नलिखित में से जो 4 स्टेटमेंट दी हुई है वो कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कि जो 352 आर्टिकल है उसमें प्रेसिडेंट है इमरजेंसी लगा सकते हैं, इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है इसमें 4 आगे दिया हुआ है कि ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज अंडर थ्रेट। के अगर ऐसा उसके ओपिनियन हो उसके दिमाग में तो वो प्रेसिडेंट है, वो राष्ट्रपति देश में इमरजेंसी लगा सकते हैं, या प्राइम मिनिस्टर है उनको एडवाइस करते हैं तो लगा सकते हैं, पार्लियामेंट एक प्रस्ताव पारित करती है तो लगा सकते हैं, या फिर क्या है कि रिटन डिसीजन ऑफ द कैबिनेट इज कम्युनिकेटेड टू हिम। कि एक कैबिनेट का डिसीजन चाहिए, न कि प्राइम मिनिस्टर का कम्युनिकेशन चाहिए, और वो रिटन में चाहिए तो वो इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है वो डी है। इसका राइट आंसर क्या है, डी है। प्राइम मिनिस्टर की जो एक नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है, कम्युनिकेशन करता है, लेकिन ये एक स्पेशल है। और इसी आर्टिकल में जो संविधान में संशोधन हुआ तो ये कैबिनेट वर्ड है वो ऐड किया गया था, और कहीं नहीं है कैबिनेट वर्ड संविधान में, इस आर्टिकल में ऐड किया गया था कि रिटन डिसीजन चाहिए। हुआ क्या था कि जब इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति को एडवाइस किया था उस टाइम में जब इमरजेंसी लगी थी, तो कैबिनेट के किसी बंदे को पता ही नहीं है। सुबह 8 बजे जब रेडियो पे घोषणा होती है, इंदिरा गांधी घोषणा करती है कि बहनों और भाइयों देश में आपातकाल लगा दिया गया, तब मंत्रियों को पता चला था कि आपातकाल लग गया है, क्योंकि रातों रात वो हो गया था। तो ऐसी सिचुएशन ना आए इसलिए पूरी मंत्रिमंडल का विश्वास में लेना जरूरी है, और रिटन कम्युनिकेशन चाहिए। इस पे बड़ी स्टोरी आप थोड़ा पढ़िए, इसके ऊपर आपको बड़ा इंटरेस्ट लगेगा और ये बात समझ में आएगी ऐसा क्यों किया गया था। An election to constitute a municipality has to be completed। क्या दिया हुआ है यहां पे कि इलेक्शन टू कंस्टिट्यूट ए म्युनिसिपलिटी हैज टू बी कंप्लीटेड इमीडिएटली ऑन। कि म्युनिसिपलिटी का इलेक्शन, ये क्वेश्चन क्या है, म्युनिसिपलिटी का इलेक्शन से रिलेटेड है कि म्युनिसिपलिटी का गठन है कैसे होता है। इमीडिएटली ऑन द कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म ऑफ 5 years,
कि 5 साल की जो टर्म होती है वो कंप्लीट होने के इमीडिएटली इसका गठन हो जाता है। बिफोर द एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड टेन्योर, कि इसकी जो फिक्स्ड टेन्योर है उसकी एक्सपायरी से पहले होता है। बिफोर, यहां पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इलेक्शन से रिलेटेड, ध्यान रखना इसको। पहले जो स्टेटमेंट है यहां पे दी हुई है उसी में कंफ्यूज मत हो जाना, थोड़ा सा सिंसियरिटी के साथ में इस सेंटेंस को पढ़ लेना, ठीक है। यहां पे इलेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो तीसरी लाइन क्या है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिसोल्यूशन, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिसोल्यूशन, ठीक है। तो ये 4 स्टेटमेंट आपके सामने दी हुई है, इन 4 स्टेटमेंट में आपकी क्या करेक्शन है, ठीक है। तो जो इलेक्शन होता है ना, इलेक्शन 5 साल के लिए म्युनिसिपैलिटी होती है, उसकी एक्सपायरी से पहले 5 साल से पहले ये क्या है कि इसका इलेक्शन होना जरूरी है। यह पूछा गया कि इलेक्शन कब होना जरूरी है, वो फिक्स टेन्योर की एक्सपायरी से पहले ही इलेक्शन होना जरूरी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या है इसका, बी हो जाएगा। हो सकता है कुछ स्टूडेंट है सी भी लगा सकते हैं, कहीं कहीं वो क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हैं कि क्वेश्चन कहीं कहीं क्या है। इसका पूरा अच्छी तरह से मत्था मारिए, आपको समझ में आएगा, पीडीएफ भी पढ़िए, आपको थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी। Which article of the Constitution of India deals with the right of citizen of certain person of Indian origin residing outside India? कौन सा भारत का आर्टिकल ऐसा है, संविधान का आर्टिकल ऐसा है कि जो सिटीजन राइट से डील करता है, वो इंडियन ओरिजिन जो भारत के बाहर रहते हैं, भारत के बाहर रहते हैं, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है आर्टिकल सी है, सॉरी आर्टिकल 8 है, जो कि सी है इसका आंसर। आर्टिकल 8 में जो बाहर रह रहे हैं, ठीक है, जो बाहर रह रहे हैं इंडियन ओरिजिन के हैं, उसके ऊपर ये कहीं कहीं आर्टिकल है। आर्टिकल रिक्वायर्स इंडियन अब्रोड टू मेक एन एप्लीकेशन रजिस्टर बिफोर द काउंसिलर और डिप्लोमेटिक ऑफिस टू बिकम इंडियन सिटीजन। अगला क्वेश्चन आ जाता है, क्योरम रिक्वायरमेंट इन द राज्यसभा। राज्यसभा में कितने बंदे चाहिए कि मीटिंग या सेशन को चलाया जा सके, मीटिंग को चलाया जा सके, सदन को चलाया जा सके, राज्यसभा की बात है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है वो है ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। मतलब 1/10 चाहिए होता था, 1/10 25 होता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन है 1/10 में नहीं आता, बच्चे 1/10 रट्टा मार के बैठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो नहीं करना है, आपको पता भी होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। 55 लोकसभा में चाहिए और राज्यसभा में कितना चाहिए, राज्यसभा में चाहिए 25, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। और क्या है, लोकसभा में 55 चाहिए। अगला क्वेश्चन है यहां पे आपका कि व्हाट वाज द प्रोसीजर फॉलोड बाय फॉर अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। व्हाट वाज द प्रोसीजर फॉलोड फॉर द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि भारत का संविधान अपनाया गया तो कौन सा निम्नलिखित में से तरीका है वो अडॉप्ट किया गया था। कौन सा तरीका अडॉप्ट किया गया था, इट वाज सबमिटेड टू द पीपल ऑफ इंडिया फॉर रेटिफिकेशन, के लोगों को सामने रख दिया कि बताओ अब ठीक है क्या है, लोगों की राय लेने के लिए रखा गया। अगला है कि इट वाज सबमिटेड टू द गवर्नर जनरल फॉर एसेंट, कि गवर्नर जनरल की सहमति, जैसे आज के टाइम होता है ना राष्ट्रपति की साइन चाहिए, तो वहां गवर्नर जनरल के साइन करवाए गए। तीसरा है इट वाज अडॉप्टेड व्हेन इंटरिम गवर्नमेंट अप्रूव्ड इट, कि जो अंतरिम गवर्नमेंट है वो उसने अप्रूव किया तो ये ऑटोमेटिकली मंजूरी मिल गई थी उसको। और चौथा, इट वाज अडॉप्टेड व्हेन इट रिसीव्ड द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ द कंस्टिट्यूट असेंबली, की कंस्टिट्यूट असेंबली उनके मेंबर्स और जो उनके अध्यक्ष थे, ये प्रेसिडेंट क्या, प्रेसिडेंट कंस्टिट्यूशनल असेंबली के, भारत के राष्ट्रपति नहीं है, ये उस असेंबली के अध्यक्ष है। यहाँ पे अध्यक्ष है, यहाँ पे थोड़ी हिंदी करेक्ट कर सकते हैं, उनके जो सिग्नेचर हुए तो ये अडॉप्ट किया गया, ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में जो प्रियम्बल है उसके नीचे जो आखिरी लाइन लगी है, लिखी हुई है, वो अगर दिमाग में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। इसका राइट आंसर क्या है, डी इसका राइट आंसर है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और वो दिन कौन सा था, वो दिन था 26 नवंबर 1949, जब थर्ड रीडिंग हुई थी। थर्ड रीडिंग कब हुई थी, नवंबर 14, 1949 को। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, बताओ थर्ड रीडिंग ड्राफ्ट की कब हुई थी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, ये उस दिन एक लाइन बोली गई थी अंबेडकर साहब से। और मोशन ऑन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर्ड एज पास्ड ऑन 26 नवंबर 1949।
उस दिन क्या है कि जो टोटल असेंबली में 299 बंदे थे उसमें से 284 है वो एक्चुअल में प्रेजेंट थे और उन्होंने साइन किया था, और यही डेट है प्रियम्बल पे भी मेंशन है जिसमें कि लिखा हुआ है कि भारत के लोग ने ये एक्सेप्ट किया है। Which article of the Constitution of India directs the state to make effective provision for securing right to work? कि काम का अधिकार होना चाहिए, काम का अधिकार होना चाहिए, ये कौन सा आर्टिकल डायरेक्ट करता है? Which article of the Constitution direct the state? कि राज्य को मतलब सरकार को ये निर्देश देता है भारत का संविधान जिसमें कि उनके काम का अधिकार सिक्योर करने की बात है, इफेक्टिव प्रोविजन बनाने की बात है, सरकार इसके लिए कोशिश करे। तो ये राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है वो है सी, आर्टिकल 41। ठीक है, आर्टिकल 41 में ये बात है। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? सीबीसी का मेन इसमें से काम कौन सा है? आप ये तो पढ़ते हैं कि सीबीसी है, ये कौन बना है, नया बना, पहले कौन सा था, पुराना कौन सा था, आगे कौन, ये सारी चीजें पढ़ते होंगे। ठीक है, आजकल चर्चा में भी है। तो बताना है आपको कि एक्चुअल में इसका काम क्या है। टू कीप वॉच ऑन द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन द कंट्री, की ये राष्ट्र जो देश में है जांच एजेंसियां होती है उनके ऊपर नजर रखने का काम करता है। टू एक्सपीडाइट द डिस्पोजल ऑफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग इन द कोर्ट, की जो कोर्ट में केस चल रहे होते हैं क्रिमिनल से रिलेटेड, इसको फटाफट निपटारा कराने की कोशिश करता है। अगला क्वेश्चन है कि टू स्क्रूटनाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट फंड सैंक्शनड बाय द गवर्नमेंट, और अगला डी है टू इंक्वायर और कोज एन इंक्वायरी ऑफ एलिज्ड ऑफेंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वो है डी। जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं ना, उनका जो व्यवहार होता है, उनका ऑफेंस होता है, उसकी इंक्वायरी करता है। उसकी इंक्वायरी करता है कि कहीं न कहीं वो किसी मामले में लिप्त तो नहीं है। सीबीसी का काम ये है। ठीक है, और आप थोड़ा ये लाइन भी पढ़ सकते हैं, सीबीसी आइदर गेट्स द इन्वेस्टिगेशन डन थ्रू सीबीआई। तो ये सीबीआई की मदद लेता है, या क्या है कि इसके नीचे जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर होते हैं, अलग अलग गवर्नमेंट के जो ऑफिस होते हैं उसमें सीवीओ, चीफ विजिलेंस ऑफिसर है, वो अपॉइंटेड होते हैं, उनकी मदद से ये इन्वेस्टिगेशन करता है। इट इज empowered टू इंक्वायर इनटू द ऑफेंसेस alleged टू हैव बीन कमिटेड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। क्वेश्चन आ जाता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कब बना? इसके तहत पब्लिक सर्वेंट की जो कई कैटेगरी है, किसके कर सकता है? क्वेश्चन कई बार ये आ सकता है कि क्या जो एसबीआई का जनरल मैनेजर है बैंक में, उसकी इंक्वायरी भी ये कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो कई कैटेगरी है उनके, पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी के ये करता है इन्वेस्टिगेशन। अकॉर्डिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द गवर्नमेंट बाउंड टू सीक द एडवाइस ऑफ यूपीएससी? किस आर्टिकल में लिखा है कि गवर्नमेंट को यूपीएससी से ये एडवाइस लेनी है? मतलब यूपीएससी के जो काम है उससे संबंधित ये आर्टिकल है, ये आपका जवाब देना है। ठीक है, ये आपको जवाब देना है। ठीक है, तो बताइए कि क्या इसका राइट आंसर होगा? आर्टिकल 320, आर्टिकल 320 है, उसमें यह बात लिखी हुई। आर्टिकल 320 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द गवर्नमेंट बाउंड टू सीक द एडवाइस ऑफ यूपीएससी ऑन वेरियस मैटर लिस्टेड इन द आर्टिकल। उस आर्टिकल में कुछ एक मुद्दे लिखे हुए हैं, उस पर सरकार को उससे राय लेनी है। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स कैन बी रिमूव्ड, जो राज्य के निर्वाचन आयुक्त है उसको कैसे हटाया जा सकता है? कौन हटा सकता है या कैसे हटाने का तरीका है, यह आपको बताना है। क्या गवर्नर द्वारा हटाया जा सकता है, असेंबली के द्वारा हटाया जा सकता है, राज्य की विधानसभा मतलब उस पर्टिकुलर राज्य की, और क्या है चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर से हटाया जा सकता है, या थ्रू एन प्रोविजन सिमिलर टू दैट ऑफ रिमूवल ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट? हाई कोर्ट का जैसे जज होते हैं उसी तरह से इनको हटाया जा सकता है। हाई कोर्ट के जज के हटाने का तरीका इसका बिल्कुल सेम है। तो कहने का मतलब है कि इम्पीचमेंट वाला जो प्रोसेस होता है पूरा सदन के दोनों सदनों में, वो वाला प्रोसेस अपनाया जाएगा। तो राइट आंसर क्या इसका? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, चल आप हम पढ़ भी लेते हैं। गवर्नर अपॉइंट द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एंड डिटरमाइंस हिज कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस। हाउएवर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड
ओनली इन ए लाइक मैनर ऑन द लाइक ग्राउंड एज जज ऑफ ए हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की तरह ही हटा सकते हैं इसको। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या है, अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट 1955, आज के पीछे हाल फिलहाल में ये सिटीजनशिप एक्ट है, काफी ज्यादा चर्चा में या चर्चा में रहा था, आगे भी रहेगा आने वाले टाइम में। एन इलीगल इमिग्रेंट, जो अवैध घुसपैठिया जिसको बोलते हैं, घुसपैठिया है वो किसको बोला जाता है? 1955 के नागरिकता अधिनियम जो कानून है उसके मुताबिक घुसपैठिया किसे बोला जाता है? तो आंसर 3 स्टेटमेंट आपके सामने। हु इंटर्स इंडिया विदाउट वैलिड पासपोर्ट, स्टेज इन द कंट्री आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ वीजा परमिट, जो द इमिग्रेंट हु यूजेस द फॉल्स डॉक्यूमेंट फॉर द इमिग्रेशन प्रोसेस, कि इमिग्रेशन प्रोसेस को झूठे दस्तावेज पेश करके वहां पे अगर नागरिकता ले ली जाती है तो उसको घुसपैठिया बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है वो है, इसमें तीनों ही शामिल है, ये सारी डॉक्यूमेंट है वो चाहिए होते हैं। अगला क्वेश्चन है, द नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ, एक नेशनल फाउंडेशन संगठन का नाम है, एक ऑर्गेनाइज संगठन है नेशनल फाउंडेशन। बताना है कि और उसका मकसद क्या है? कम्युनल हार्मनी, मतलब राष्ट्रीय जो माहौल है, सांप्रदायिक समरसता का माहौल है, लोगों के धर्म के बीच में आपस में जोड़ने वाली बात है, वो रखनी है। तो कौन है, किसके अंतर्गत, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल फाउंडेशन है वो आता है कम्युनल हार्मनी के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वो है बी, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उसके तहत आता है। जो कम्युनल हार्मनी अवार्ड बना था 1996 में, इसका गठन किया गया था नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रजिस्टर्ड सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उसके कंट्रोल में आता है। तो फॉर इंडिविजुअल स्टूडेंट यूनियन ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है, कम्युनल हार्मनी अवार्ड, इस संस्था द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक संशोधन की बात हो रही है यहाँ पे, 98th अमेंडमेंट बिल है, उसका संबंध किससे है? या ये एक्ट है 98वां संवैधानिक संशोधन, ठीक है, तो उसका संबंध किससे है ये आपको बताना है। उसका संबंध है वो किससे है ये आपको बताना है। तो बताइए किससे है संबंध इसका? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है यह है बी, इसका आंसर नेशनल जुडिशियल कमीशन, उससे रिलेटेड है एनजेसी। उसके बाद में क्या है कि उसने एक रिकमेंडेशन है उस बिल में कि नेशनल जुडिशियल कमीशन है वो क्रिएट करना अपॉइंटमेंट के लिए जजेस की, जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। ये मतलब कि जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीका वो चेंज करने की बात हुई थी। आज के टाइम में कॉलेजियल सिस्टम है, वो कॉलेजियल सिस्टम सरकार को लगा कि ठीक नहीं है, उन्होंने चेंज करके एग्जीक्यूटिव का रोल उसमें लाने की कोशिश की, मतलब सरकार। तो एक्चुअल में क्या है कि इस आधार पर कि सेपरेशन ऑफ पावर है, वो बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक फीचर है संविधान का। तो जुडिशरी अलग होनी चाहिए और एग्जीक्यूटिव अलग होनी चाहिए, मतलब सरकार अलग होनी चाहिए। इस आधार पर जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन उसको रद्द भी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्प्यूट विद द मोबाइल सेल कंपनीज। अगर मोबाइल सेल कंपनी के साथ में डिस्प्यूट है, मोटर एक्सीडेंट केसेस का डिस्प्यूट है, या पेंशन का केसेस का डिस्प्यूट है, तो फॉर विच ऑफ द अबो आर लोक अदालत हेल्ड। निम्नलिखित में से आपको यह बताना, या ऊपरलिखित में से आपको यह बताना है कि जो लोक अदालत है, लोक अदालत की जिक्र पहले भी आया है जो इस सीरीज में क्वेश्चंस में, और उसमें भी काफी डिटेल में एक्सप्लेनेशन में भी हमने डिस्कस किया था, और मैंने ये भी बोला था आप इस पे मत्था मारो और रिसर्च कर लो। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 3 अगर ये मामले चल रहे हैं ऊपर, इसमें से कौन सा लोक अदालत में वो केस जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ये तीनों केस ही जा सकते हैं, डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके लिए क्या है, लोक अदालत है वो कैसे बनती है? लोक अदालत हैव बीन गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। 1987 में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट बना, जिसके तहत लोक अदालत का गठन होगा और वो किसी भी मामले को सेटल कर सकती है, ताकि ये बहुत सारे जो केसेस चल रहे हैं उसका निपटारा जल्दी हो सके।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से आपको ये बताना है कि भारत के संविधान में कौन सी चीज लिखी नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जिक्र नहीं है, क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं है भारत के संविधान में लिखा हुआ। फिर आगे आता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो लिखा हुआ नहीं है। रेजिग्नेशन ऑफ मिनिस्टर का नहीं लिखा हुआ, और ऑफिस ऑफ द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ये नहीं लिखा हुआ। क्या है? कौन सी चीज लिखी नहीं है? ये आपके सामने है। कौन सी चीज नहीं लिखी हुई है वो आपके सामने है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है वो है सी और डी, मतलब ये तीसरी और चौथी स्टेटमेंट। रेजिग्नेशन का जिक्र नहीं है मंत्रियों का, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का जिक्र नहीं है भारत के संविधान में। ये ऊपर वाले दोनों का जिक्र है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? पूछा है कौन से का जिक्र नहीं है। ठीक है, तो ये सी का जिक्र नहीं है। ऑफिस ऑफ द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। रेजिग्नेशन ऑफ मिनिस्टर इज ऑल्सो नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली। प्राइम मिनिस्टर कैन आस्क द मिनिस्टर टू रिजाइन और टेल द प्रेसिडेंट टू डिसमिस हिम, ये बात लिखी हुई है, न कि मंत्री रिजाइन करेगा, ये बात नहीं लिखी हुई है। प्राइम मिनिस्टर है वो त्याग पत्र देने के लिए बोल सकता है या राष्ट्रपति को डिसमिस के लिए बोल सकता है, ये बात लिखी हुई है। मतलब ये इसका जिक्र नहीं है कि मंत्री रेजिग्नेशन कैसे देगा, इसका कोई प्रोविजन नहीं लिखा हुआ। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट, ये जो इस तरह के क्वेश्चन है उन्हीं बच्चों को समझ में आई ये बातें जिन्होंने की सीरियसली आपने पॉलिटी पढ़ी हुई है। कई बच्चों ने जो कि हो सकता है ये वीडियो देखिए और उनको अगर ये क्वेश्चन दिखाए जाएंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है। उनको लगेगा ये तो क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। भाई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो हमने सुना है और क्या संविधान में नहीं लिखा हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? रेजिग्नेशन ऑफ मिनिस्टर संविधान में नहीं लिखा हुआ है। तो वो स्टूडेंट क्या है कि उस एंगल से सोचना स्टार्ट कर देंगे लेमैनी भाषा में। तो बेटर ये है कि पहले आप थोड़ी पॉलिटी को सीरियसली पढ़े, समझे उसको कि संविधान में क्या चीज है, उसकी लाइनों को समझे, मतलब समझे उस सेंटेंस का, उन्हीं बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। Which article of the Constitution provides that it shall be the endeavor of every state to provide adequate facility for instruction in the mother tongue at the primary stage of education? ये जिक्र पहले भी आया हुआ है हमारे इस पूरी सीरीज में कि भारत का कौन सा ऐसा संविधान में आर्टिकल ऐसा है जो कि प्राइमरी स्तर की एजुकेशन है मदर टंग से होनी चाहिए। ये राज्य कोशिश करेंगे, ये राज्य कोशिश करेंगे। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके अलावा भी कुछ इंस्ट्रक्शन है जो स्टेट को डायरेक्टिव है, तो बताना कि वो कौन सा इसके तहत आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 350 ए, ये आपको याद रख लेना है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन आ जाता है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन सा फोर्थ शेड्यूल के बारे में जिक्र करता है, कौन सा जिक्र करता है? ठीक है, क्या है इसमें? इट लिस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, इट कंटेन्स द लैंग्वेज लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कंटेन्स द प्रोविजन रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, या इट अलोकेट्स द सीट इन काउंसिल ऑफ, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा करता है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है वो है डी है इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिफोर इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले, द हाई कोर्ट ऑफ हरियाणा और पंजाब कहां था? बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ठीक है, आजादी से पहले, वैसे आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी एक आइडिया होना चाहिए कि हरियाणा और पंजाब है, बड़े लेवल की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब छोटी मोटी चीज नहीं है। ये सोचो कि हरियाणा आज के टाइम में बहुत छोटा सा है, वो इतनी बात नहीं है। आजादी से पहले हरियाणा पंजाब जो इकट्ठे होते थे तो लंबी दूरी की मार होती थी यहाँ पे। ठीक है, तो लंबी दूरी कहां तक होती थी, कहां तक पहुंच जाती थी वो मार है, वो आपको बताने। तो वो मार पहुंचती थी लाहौर तक, लाहौर तक की बात आ रही है यहाँ पे। तो डी इसका आंसर है। देखो, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिनका ज्यादातर काम था वो हाई कोर्ट से रिलेटेड था, ये एक्ट 1915, उसके तहत है ये इस्टेब्लिश हुआ था लाहौर में। ज्योग्राफिकली हरियाणा कंटेंट्स, हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कि ज्योग्राफिकली देखें तो हरियाणा में कितनी निर्वाचन क्षेत्र है राज्य विधानसभा की, लेजिस्लेटिव असेंबली के कितने क्षेत्र हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है, उम्मीद करता हूं ये बता देंगे, जो बच्चे हरियाणा से बिलोंग करते हैं वो 100% उनको ये आंसर आना चाहिए।
वरना उनका कोई हक नहीं है कि हरियाणा का कोई एग्जाम दे। ठीक है, तो देखिए क्या मामला, हरियाणा में इलेक्शन स्टार्ट कब होता है? 1967 से हरियाणा में इलेक्शन स्टार्ट हो जाता है और 90 यहाँ पे विधानसभा है। लेकिन ये भी याद रख लेना आपको कि 17 सीट रिजर्व है एससी के लिए, 10 लोकसभा है जिसमें कि 2 सीट है वो रिजर्व है एससी के लिए। आगे चलते हैं। बांग्लादेश नेशनल एंथम है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? आसान सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत सारे एग्जाम में ये आया हुआ भी है। तो इसका राइट आंसर क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर है, उन्होंने लिखा है। क्या भारत का, ये जो भारत का, यहां तक कि बांग्लादेश का भी लिखा है उन्होंने नेशनल एंथम। तो कौन से वाला? अमर सोनार बांग्ला। ठीक है, और ये 1905 में लिखा गया था। आगे देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। क्या है? नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, एनसीडीआरसी। इसका जिक्र पहले भी हमारी सीरीज में थोड़ा बहुत कहीं कहीं आया है। क्या है ये बताइए? ठीक है, कि एनसीडीआरसी इज ए क्वेसी जुडिशियल कमीशन इन इंडिया। क्वेसी जुडिशियल है, नॉन स्टेटरी बॉडी है। कमीशन इज हेडेड बाय सिटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। पहली बात तो क्या है कि ये नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, उसकी बात हो रही है। एक हर राज्य के स्टेट का भी होता है ये। जैसे अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो ये पंचकुला में, तो ऐसे हर देश का भी होता है। तो यहां पे बात आ रही है कि वो क्या है। ठीक है, क्या है? तो ये क्या कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ये जो स्टेटमेंट है दूसरे वाली, ये करेक्ट नहीं है। ये एक्ट के जरिए, कंज्यूमर राइट्स एक्ट बना, कंज्यूमर वाला एक्ट के जरिए है ये। तो इसका ये वाली चीज सही है और ये वाली सही है, पहली और तीसरी सही है। कुछ क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन यही था सही कौन सी है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर है। सी इसका सही आंसर है। देखिए ये नॉन स्टेटरी नहीं है, मतलब ये एक्ट के जरिए बना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, इसका मतलब ये स्टेटरी बॉडी है। इसका हेड ऑफिस है नई दिल्ली में है। इसका जो कमीशन हेडेड बाय रिटायर्ड जज है या सिटिंग जज है सुप्रीम कोर्ट के, वो बैठते हैं। ठीक है, इंडियन पेनल कोड केम इनटू फोर्स फ्रॉम। ठीक है, आपको ये बताना है इंडियन पेनल कोड केम इनटू फोर्स फ्रॉम, जो भारतीय दंड संहिता है, भारतीय आईपीसी की धारा हम बोलते हैं ना, आईपीसी की धारा ये 302 लग गई उसके ऊपर और इस तरह की बातें होती है। तो ये जो आईपीसी वाला फंडा है वो कब है अस्तित्व में आया था, ये जिक्र आ चुका है इस सीरीज में कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपका जवाब देना है कि कब आया था ये। ठीक है, कब आया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डी। इसका राइट आंसर है डी। ये कब है? ये 1862 में था, ब्रिटिश राज पीरियड में 1862 में ये दंड संहिता है आई है। कोड है वो 1860 में किसकी रिकमेंडेशन से? फर्स्ट लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन से, जो कि 1834 में बना था चार्टर एक्ट के तहत। 1833 में जो एक्ट है उसके तहत 1834 में ये बना था फर्स्ट लॉ कमीशन, और 1860 में ये रिकमेंडेशन, ये ड्राफ्ट आया था। और जो चेयरमैनशिप थे इस ड्राफ्ट के, वो थे लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मोकले, या बोल सकते हैं लॉर्ड मकाले। लॉर्ड मकाले आपने जिक्र सुना होगा, उसके तत्वाधान में ये सारी चीजें हुई है। तो ये पूरी स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा ध्यान में रखना। अलग अलग टाइप में इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं, अलग अलग रूप में क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये थोड़ी स्टेटमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब चलते हैं। और ये जो क्वेश्चन था ये पीछे हमने कहीं कहीं और फॉर्मेट में भी डिस्कस किया है, तो बहुत सारे क्वेश्चन का जो इलेबोरेटिव फॉर्म है वो आपके सामने जरूर आ रहा होगा। ठीक है, हाईवे रिसर्च बोर्ड है वो कब बना था? हाईवे रिसर्च करना मतलब हाईवे कहां पे बनेगा, कहां पे नहीं बनेगा, हाईवे के ऊपर भी एक रिसर्च काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, देश को इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए। आपको ये बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है वो है 1973। 1973 इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच इंस्टीट्यूशन हैज बीन कॉल्ड एज केज्ड पैरट? किस संगठन को, किस संस्थान को पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है या बोला गया था?
सुप्रीम कोर्ट द्वारा इनफैक्ट है वो बोला गया था। ठीक है, तो किस संस्थान को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है? तो बंद पिंजरे में तोता है, बोलता नहीं है ये। सरकार की जो जैसा उसका मालिक बोलता है वैसे रिएक्ट करता है, मतलब जैसे सरकार बोलेगी वैसे ही जांच हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सीबीआई को ऐसे बोला था। इसका राइट आंसर है सीबीआई। 1174 का राइट आंसर सी है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था जब ये जांच वगैरह चल रही थी, कॉमनवेल्थ गेम और बाकी जो घोटाले वगैरह, उस टाइम में कांग्रेस की सरकार थी, तो सुप्रीम कोर्ट को ये लगा था कि सीबीआई है वो कुछ कर नहीं रही है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1989 इज एंटीसिपेटरी बेल प्रोहिबिटेड, कि जमानत नहीं होगी अगर एससी और एसटी के खिलाफ है कोई एट्रोसिटी का मामला आता है तो जमानत नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये जो एक्ट बना था 1989 में, बताना आपको वो सेक्शन कौन सा है जिसके तहत जमानती गैर जमानती है। एससी एसटी के खिलाफ अपराध गैर जमानती है, ये आपको, और काफी ज्यादा आपको पता भी होगा, चर्चा में भी रहे पीछे 2-3 साल पहले इस पे आंदोलन भी हुए हैं। ठीक है, कि ये जमानती होनी चाहिए, गैर जमानती नहीं होना चाहिए। ठीक है, बताना है आपको कि ये कौन सा सेक्शन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? सेक्शन 18। सेक्शन 18 है इसका राइट आंसर है। चलो आगे चलते हैं। साइंटिफिक सोशलिज्म इज एट्रीब्यूटेड टू। साइंटिफिक सोशलिज्म, देखो जब ये कैपिटलिज्म क्या होता है आज के टाइम में? कैपिटलिज्म ये पूरे वर्ल्ड में बड़ा इंटरेस्टिंग है कैपिटलिज्म है। जब हम किसी स्टूडेंट से बात करते हैं या किसी गरीब आदमी से बात करते हैं तो वो क्या बोलता है हमेशा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी फ्री दे दो, मुझे कोचिंग फ्री दे दो, मुझे ये सीरीज फ्री दे दो, मतलब ऐसी बातें करता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट पूरे वर्ल्ड में फ्लॉप है कि फ्री हो ही नहीं सकती कोई चीज। तो सोशलिज्म है वो, ये जो साइंटिफिक सोशलिज्म है उसकी देन किसकी देन है? कैपिटलिज्म क्यों हावी है? हालांकि ये कैपिटलिज्म के खिलाफ वो हुआ था, सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट कई देशों में चलने की कोशिश हुई, फ्लॉप हो गया। मतलब कोई चीज फ्री दे ही नहीं जा सकती, या जो कैपिटलिज्म उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उसकी जरूरत है। तो आपको ये बताना है, हालांकि जो आज ये मामला एक हाई कोर्ट में है, दिल्ली हाई कोर्ट में, और उस पे केस पे सुनवाई हुई थी कि कोरोना वायरस की वजह से स्कूलों को हाई कोर्ट ये आदेश दे कि वो फीस न ले। ठीक है, तो जिन्होंने ये अपील दायर की थी उन पे कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की कि वे फीस नहीं लेंगे, स्कूल कैसे चलेंगे बताइए आप? ठीक है, आप क्या खाना नहीं खाएंगे? तो कहने का मतलब है कि सुप्रीम हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं चल सकता। अगर वो एजुकेशन दे रहे हैं, उनके पास टीचर, एक तरफ आप बोल रहे हैं कि टीचर की तनख्वाह दो, दूसरी तरफ फीस न ले, ऐसे कैसे होगा? ठीक है, तो इस तरह का मतलब ये क्या है कि सोशलिज्म के अगेंस्ट वाली बात सुप्रीम हाई कोर्ट ने आज इसकी टिप्पणी की थी। तो अगला इसका राइट आंसर क्या है? इसका है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर है कार्ल मार्क्स। मैं चाहता हूं कि आप ये लोग अखबार वगैरह पढ़ोगे ना, तभी आप पॉलिटी को समझ पाओगे, ये इस तरह के जो कॉन्सेप्ट आते हैं समझ पाओगे। वरना आप किसी बच्चे को लगता है कि लक्ष्मीकांत पढ़ ली, उसको ये लक्ष्मीकांत वाले बच्चे को 50 में से 20-25 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आएंगे जब तक कि वो सारी चीजों का अवलोकन नहीं करेगा, समझेगा नहीं। तो वो तो बेसिक किताबें होती है, उससे काम थोड़ी चलता है। आगे है क्वेश्चन 1177। रेजोल्यूशन पास अंडर क्लोज 1 ऑफ द आर्टिकल 249 shall remain in force for a period not exceeding। क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने कि अगर रेजोल्यूशन पास होता है आर्टिकल 249 और क्लोज 1 में, तो वो कितने समय से ज्यादा का रेजोल्यूशन नहीं चलेगा, मतलब कितने समय तक मैक्सिमम रह सकता है, उसकी अवधि कितनी हो सकती है, कितने साल तक इफेक्टिव हो सकता है। अगर पार्लियामेंट ने ऐसा कोई स्टेट लिस्ट का रेजोल्यूशन पास किया, मुद्दा उस पे है कि स्टेट लिस्ट पे पार्लियामेंट ने कोई रेजोल्यूशन पास किया तो कितने दिन तक चलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? इस पे थोड़ी रिसर्च भी कीजिए आप, जिससे थोड़ी और क्लैरिटी आए। इसका राइट आंसर है 1 साल। ठीक है, 1 साल होगा। आप क्लोज 1 और क्लोज 2 दोनों पढ़े। इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी कहां पे स्थित है? आंतरिक सुरक्षा अकादमी है, वो कहां पे स्थित है ये आपको बताना है। तो कहां पे स्थित है बताइए। इसका राइट आंसर है माउंट आबू पे, जो सीआरपीएफ की ट्रेनिंग करवाती है। सीआरपीएफ की ट्रेनिंग करवाती है इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी, वहां पे और भी संस्थाओं की और भी जो सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन उनकी करवाती है, जो डिफेंस फोर्सेज है उनकी। माउंट आबू राजस्थान में एक अच्छी जगह पे है, आपको पता ही होगा। ठीक है, वहां पे ये एकेडमी है।
हु इज कंसिडर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज इन इंडिया? आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके सामने है कि किसको आर्किटेक्ट बोला जाता है पंचायती राज का इंडिया में? आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज इन इंडिया किसे माना जाता है? आपको बिल्कुल पता है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। 1956 में किसकी कमेटी बनी थी जिसने पंचायती राज पे अपनी स्टडी की थी, रिसर्च की थी और उसके बाद रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है। वो थे दूसरे चीफ मिनिस्टर गुजरात के बलवंत राय मेहता, मतलब BR मेहता कमेटी है, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। जो कि उन्होंने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की भी बात की थी। 1180 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243 ZJ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर है संविधान के मुताबिक आर्टिकल 243 के तहत कितने हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? तो बताइए कि कितने आर्टिकल हो सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है 21 आर्टिकल हो सकते हैं, सॉरी 21 डायरेक्टर हो सकते हैं। ये आर्टिकल क्या बोलता है? 21 डायरेक्टर हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट काइंड ऑफ ए कंट्रोल डज द इलेक्शन कमीशन हैव? आपके सामने क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ कंट्रोल डज द इलेक्शन कमीशन हैव ओवर सिविल सर्वेंट ड्यूरिंग एन इलेक्शन? करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके अखबारों से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, ये अखबारों से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप अखबार पढ़ रहे हैं, साथ में आपने पॉलिटी किताबें पढ़ रखी है, तो बताना है आपको कि इस दौरान जब इलेक्शन होते हैं, ठीक है, इलेक्शन के टाइम पे, ठीक है, इलेक्शन कमीशन के पास काफी पावर आ जाती है, ठीक है। हालांकि वो पावर अक्सर देखा जाए तो जो विपक्षी दल होते हैं उनके खिलाफ ही ज्यादा यूज करने की कोशिश करता है और सरकार के कम ही यूज करता है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि क्या है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर क्या कंट्रोल है इलेक्शन कमीशन का। तो देखिए, बताइए क्या है। इलेक्शन कमीशन मॉनिटर बोथ मैनर इन विच सिविल सर्वेंट परफॉर्म देयर इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटीज एंड प्रिवेंट एक्टिविटीज विच मे बी सीन एज पार्टीशन, कि उनकी जो इलेक्शन से रिलेटेड ड्यूटी होती है सिविल सर्वेंट्स की, उनको कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, और उनको लगता है कि पक्षपाती उनका रवैया है तो उसको रोकता है वो, ठीक है। एक तो काम ये है। दूसरा, इस क्वेश्चन के मुताबिक दूसरा काम है कि इलेक्शन कमीशन दूसरी स्टेटमेंट क्या बोलते हैं? कैन नॉट ट्रांसफर और सस्पेंड ऑफिशियल ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम एज दे कम अंडर द डिसिप्लिनरी प्रीव्यू ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट गवर्नमेंट। कि जो इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन, दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो मैनेज तो कर रहे हैं लेकिन वो ट्रांसफर या सस्पेंड नहीं कर सकते। उनके लिए भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट का डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट है या डिसिप्लिनरी जो दायरा है उसकी अनुमति लेनी पड़ती है। तो क्या ऐसा है? ठीक है, तो बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 1 है करेक्ट। वो ट्रांसफर भी कर सकते हैं, सस्पेंड भी कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। ये कैन नॉट वर्ड नहीं है, कर सकते हैं, ये वाला होगा। तो स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट है सही है, ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और उसका थोड़ा आप और भी पढ़ लेना, अपने पीडीएफ में पूरी पढ़ लेना कि 324 के तहत इलेक्शन कमीशन क्या क्या कर सकता है। रिटर्निंग ऑफिसर या जो एसपी वगैरह है, डीआईजी, सब की सब ट्रांसफर कर सकता है, उनको सस्पेंड भी कर सकता है, बदल सकता है, सारे अधिकार होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हाउ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अडॉप्टेड कंपल्सरी वोटिंग सिस्टम? कितने देशों ने कंपल्सरी वोटिंग सिस्टम है अपनाया है? इस जो सीरीज चल रही है उसमें एक जिक्र आया था कि भारत का कौन सा राज्य जिसने कि कंपल्सरी वोटिंग सिस्टम है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब लोकल जो इलेक्शन होते हैं पंचायतों से म्युनिसिपैलिटी पे, वहां पे अपनाया हुआ। वो भी आप याद करो उसको भी। लेकिन ये क्वेश्चन है कि कितने देश हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है कि 22 देशों में कम से कम ऐसी सुविधा फैसिलिटी है। CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक रिपोर्ट आती है, उसके मुताबिक 22 देश हैं जहां पे 18 साल से ऊपर वाले एज वाले लोगों को कंपल्सरी है वोटिंग डालना, नहीं तो फाइन हो जाएगा। क्या इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए? जो वोट नहीं डाले उनकी सजा हो, उन पे फाइन हो, जुर्माना लगे, ठीक है। इस तरह की बातें आई थी,
लेकिन मुद्दा क्या आया, यहां तो गरीब लोग हैं उन्हीं पे फाइन लगना, अमीर तो फिर भी बच जाएंगे। और अमीर इसमें इंडिया में ये दिक्कत आ गई कि ये इससे उल्टा फर्क पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। आज के टाइम तो शर्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या है कि फाइन होना है 200-400 रुपए, ज्यादा तो हो नहीं सकता, लोग फाइन देकर और छुट्टियां मनाने चले जाएंगे, तो ये तो उल्टा पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए कंपलसरी करना मुश्किल है, कंपलसरी इसको करना मुश्किल है। तो ये बात भी आई थी, ठीक है। तो मामला पीछे हट गया था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लोगों को अपना मतलब बुद्धिमानी का इस्तेमाल ही करने दें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स, जैसे कंपल्सरी वाली चीजें आती है तो मेरे एक दिमाग में आई है कि एक सरकार कानून लाई और वो था अभी कि मैटरनिटी लीव है, इससे रिलेटेड कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, जो कॉर्पोरेट होते हैं एमएनसी, वो छुट्टियां देना उनके लिए कंपल्सरी 6 महीने का इस तरह से कुछ प्रोविजन है उसमें मैटरनिटी लीव पे एक्ट बना दिया। अब हुआ क्या, उसका इंपैक्ट उल्टा इंपैक्ट क्या आया कि जो एमएनसी या प्राइवेट सेक्टर है उन्होंने जिनकी शादी हो गई लड़कियों उनको हटाना स्टार्ट कर दिया। मतलब ये था कि उसमें प्रोविजन की छुट्टियां दे और पेड लीव दे, उन्होंने उनको रखना ही बंद कर दिया। तो इससे क्या है कि उन लड़कियों को या उन महिलाओं के लिए अब दिक्कत आनी स्टार्ट हो रही है। आज के टाइम में है प्रॉब्लम ये कि उनको दिक्कत आने, जैसे भी कोई लड़की शादी होती है वो ऑर्गेनाइजेशन देखती है इसको हटाएं कैसे, और इंटरव्यू पे उनको रखते नहीं है, तो मतलब उनको तो कोई जॉब ही नहीं मिल रही। तो कई चीजें कंपल्सरी नहीं की जा सकती, वो बैकफायर हो जाती है, वो उसकी बैकफायर हो जाती है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड। लैंड रिकॉर्ड्स का मॉडर्नाइजेशन मतलब उसका डिजिटलाइजेशन वगैरह करना बहुत जरूरी है। तो ये प्रोग्राम है भारत सरकार ने बड़े स्तर पे किया। आपको ये बताना है कि ये प्रोग्राम कब से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है 2008 में, ठीक है। नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अगस्त 2008 एम्स टू मॉडर्नाइज मैनेजमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, मिनिमाइज स्कोप ऑफ लैंड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट एंड एनहांस ट्रांसपेरेंसी इन द लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस सिस्टम इन इंडिया। इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज स्कीम लॉन्च्ड इन द ईयर 2009-10 इज बीइंग प्रोवाइडेड अंडर। क्वेश्चन क्या है यहां पे कि इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज पे मतलब 11वीं 12वीं वाले की बात हो रही है, ठीक है, इंक्लूडिंग वो भी 11वीं 12वीं कि डिसेबल्ड होते हैं, विकलांगों के एजुकेशन के बारे में शिक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल मिले, इससे रिलेटेड है स्कीम लॉन्च इन 2009-10 इज बीइंग प्रोवाइडेड अंडर। 2009-10 के में ये स्कीम लॉन्च हुई कि हम विकलांग है उनको सेकेंडरी लेवल तक अच्छी एजुकेशन देंगे और इंक्लूसिव एजुकेशन होगी। तो अब वो स्कीम है किसके तहत आ गई है, मतलब उसको कहीं ना कहीं उसके अंतर्गत खत्म करके स्कीम को मर्ज कर दिया है। आपको बताना है कि वो क्या है। फिर अगर कोई विकलांग है वो कौन सी स्कीम के तहत पढ़ रहा होगा आज के टाइम में, ये आपके सामने क्वेश्चन है, बताइए कि वो किसके तहत पढ़ रहा होगा। इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। 2013 में इसको सब्ज्यूट कर दिया था, उस स्कीम के तहत डाल दिया गया था। कमेटी which has recommended abolition of tax rebates under section 88 of the income tax act of India। वो कौन सी कमेटी है जिसने की टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 88 है उसका अबोलिशन, टैक्स रिबेट नहीं होनी चाहिए 88 में, सेक्शन 88 में उसकी रिकमेंडेशन से रिलेटेड ये कमेटी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या है, केलकर कमेटी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केलकर कमेटी, बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपके पास स्कोप आ गया कि सेक्शन 88 है वो भी थोड़ा रिसर्च कीजिए, और भी टैक्स रिबेट से रिलेटेड कौन सी कमेटियां बनी है उस पर भी आप देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स और पॉलिटी दोनों के लिए लिहाज से इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी का मतलब आप समझिए क्या है, और वो कौन सा एक्ट है प्रोवाइड करता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी का मतलब यह हुआ कि संविधान में बहुत सारे आर्टिकल आ गए, अब वो आर्टिकल को फॉलो करते रहना है आपको। इसके मतलब आर्टिकल ही सुप्रीम हो गए हैं, संविधान सुप्रीम हो गए, अपना दिमाग कम से कम इस्तेमाल करना है, जैसा लिख दिया वहां पे वैसे वैसे चलते जाना है। तो ये जो सुप्रीमेसी है, संविधान की सुप्रीमेसी है, संविधान की ऑटोक्रेसी है, उसका जो डॉक्ट्राइन है
उसकी जो डॉक्ट्राइन है, उसका सिद्धांत है, वो कौन से एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सी। इसका राइट आंसर है सी। बहुत सारे प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी है, 1935 के एक्ट में इंट्रोड्यूस की गई। इन दिस एक्ट सो मेनी रिजर्वेशन एंड कंट्रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस इन एवरी फील्ड ऑफ गवर्नेंस दैट मेड द होल गवर्नेंस सिस्टम रिलाइंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बीइंग डायरेक्टेड बाय इट। मतलब बहुत सारी रिजर्वेशन और कंट्रोल है, संविधान का आ गया, और सारा की सारी जो सिस्टम है जो गवर्नेंस का, वो संविधान पे डायरेक्शन लेने लगा। तो इसलिए इसका नाम ये दिया गया। Which of the following may be considered as pressure group? निम्नलिखित में से किसको माना जाता है प्रेशर ग्रुप? प्रेशर ग्रुप किसको माना जाएगा? प्रेशर ग्रुप के ऊपर जिक्र आ चुका है, पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप की बात आई थी। तो मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ कैबिनेट, मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन, ये प्रेशर ग्रुप कौन सा है फिर? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है डी, जो पॉलिटिकली पावर न हो जिसके पास में, मतलब पावर के लिए प्रयास न करे, वो इन्फ्लुएंस के लिए प्रयास करे, सत्ता के लिए न करे। तो बाकी तो सारे सत्ता वाले आदमी हैं, जो मेंबर होते हैं ट्रेड यूनियन के, वही इन्फ्लुएंस का काम करते हैं। जैसे कि कुछ एक मेंबर है ट्रेड यूनियन के, यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC, वो CPI के साथ में है। बीजेपी का कौन सा? भारतीय मजदूर संघ। कई बार ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बताओ ये इसका संबंध किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में है? फिर C2 का संबंध CPM के साथ में, HMS का संबंध सोशलिस्ट के साथ में, और NITUC है वो कांग्रेस के साथ एफिलिएटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सबऑर्डिनेट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन? इसका जिक्र पहले भी हमारी सीरीज में कहीं कहीं आया है, ठीक है। क्वेश्चन यहां पे है, एक इसकी डेफिनेशन पूछ ली स्टेटमेंट में कि डेलीगेटेड या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ठीक है, वो किसको बोला जाता है? वो किसको बोला जाता है? ठीक है, तो क्या होगा? कंसिडरेशन ऑफ मनी बिल बाय द राज्यसभा, इसको बोला जाता है। या मेकिंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बाय ब्यूरोक्रेसी, पासिंग ऑफ बिल्स बाय लेजिस्लेटिव काउंसिल, या मेकिंग ऑफ लोकल लॉज बाय पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी। तो इसका राइट आंसर क्या है कि जब ब्यूरोक्रेसी है, पार्लियामेंट में कोई एक्ट बन रहा है, पार्लियामेंट में कोई बिल पास हुआ, एक्ट बन गया, राष्ट्रपति के साइन हो गए, अब क्या है कि उसका पूरा विस्तार से रूल एंड रेगुलेशन बनाती है, वो ब्यूरोक्रेसी बनाती है, उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। और ये क्या, जो लेजिस्लेचर होता है, मतलब पार्लियामेंट है, उसके अधीन ही होता है, ये उसके डायरेक्शन के अंतर्गत ही होता है ये। आगे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, which one of the following constitutional amendments states that the total number of ministers including the prime minister in the council of ministers shall not exceed 15% of the total number of member of house of the people? हाउस ऑफ द पीपल का मतलब लोकसभा में जितनी टोटल स्ट्रेंथ है उसकी 15% से ज्यादा प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्री नहीं हो सकते। पहले क्या होता था कि कोई भी बोल देता मुझे भी मंत्री बनाओ। जब गठबंधन की सरकार होती थी तो सबको खुश रखने के लिए कोई न कोई मंत्री पद चिपकाना पड़ता था उसको। तो ये मंत्री पद चिपकाना नहीं पड़े, उसके लिए कोई संविधान में संशोधन करना पड़ा कि इससे ज्यादा नहीं हो सकते। अब आपको बताना है कि वो क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है 91वां संवैधानिक संशोधन 91st 2003 में ये एक्ट बना था। 2003 में बना था, 15% से ज्यादा नहीं हो सकते। During which 5-year plan was the emergency claimed? New election took place and जनता पार्टी was elected. पर बताना आपको क्या है कि उस टाइम में कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जब इमरजेंसी लगी थी, या इमरजेंसी का कार्यकाल खत्म हो गया था, नए इलेक्शन हुए थे, जनता पार्टी की सरकार बन गई थी और फिर एक साल की योजना स्टार्ट हो गई थी। तो बताना आपको इस दौरान ये कौन सा कार्यकाल था, पंचवर्षीय योजना, कौन सी पंचवर्षीय योजना इस दौरान थी। तो इसका राइट आंसर क्या है? 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना इस दौरान चल रही थी, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये क्वेश्चन आ जाता है SSC का। इंडिया में सबसे बड़ा जो एग्जाम लेती है बॉडी, उसमें से SSC है। SSC RRB दोनों ऐसे संस्थान है जो सबसे ज्यादा एग्जाम लेते हैं, या दूसरे शब्दों में अगर बोले तो इसके ऊपर प्रेशर बहुत है।
सबसे ज्यादा प्रेशर वाली है ये ऑर्गेनाइजेशन। यूपीएससी पे प्रेशर नहीं है, यूपीएससी क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है। तो कई बच्चे आमतौर पर जो एसएससी की तैयारी करते हैं ना, वो तुरंत कंपेयर करते हैं, देखो यूपीएससी में ये होता है, ये होता है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, उन बच्चों को पता ही नहीं है कि एसएससी के पास राइट क्या है और काम क्या है इसका, और कितने लोगों की ये टेस्ट लेती है। कंपेरिजन करने पे ज्यादा बैठ जाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, क्या ये बात सही है क्या? दूसरा, इट इज एन अटैच बॉडी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। तो क्या ये अटैच बॉडी है डीओपीटी की? मतलब ये कोई अलग से कुछ संस्था ही नहीं है, एक्चुअल में इसको दर्जा ही नहीं है, सिर्फ वैसे ही संस्था बना रखी है, इसको डीओपीटी के अंतर्गत ही काम करती है, पावर नहीं है इसके पास में। क्या ये बात सही है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर है इसका, ठीक है, आपसे पूछा है कि राइट आंसर कौन सा है इसमें, तो इसका राइट आंसर है वो है कि स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है ये, और ये अटैच बॉडी है, तो इसका मतलब बी इसका आंसर हो जाएगा। इसके पास, इसका कोई एक्ट वगैरह से समाधान वो नहीं है, नहीं कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके पास कोई पावर नहीं है, मतलब बहुत ही लिमिटेड पावर है इसके पास, बिना पावर ये बॉडी काम करती है, इसके ऊपर फुल प्रेशर है। ग्रुप ए के अलावा जो पोस्ट होती है आमतौर पर यूपीएससी के, जो बाकी दूसरी पोस्ट होती है यूपीएससी के अलावा, वो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट करने का काम करती है। ठीक है, और पूरे की पूरी ये अपनी रिक्वायरमेंट पे, अपने फंड्स के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट, इसके पास ऑटोनॉमी नहीं है। ठीक है, सरकार के खिलाफ नहीं जा सकती जैसे यूपीएससी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया हु इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल। एक क्वेश्चन हमने पहले किया था इस पूरे में कि कौन, चलो इसका आंसर दो, चेयरमैन ऑफ नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, इसका राइट आंसर है प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। तो उसमें हमने ये किया था किस किस के प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं, तो पूरी आप देखिए अपनी पीडीएफ ताकि आपको पता चले। जो नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल है वो 1983 में बनी थी, ये भी आ सकता है क्वेश्चन कब बनी थी, 1983 में बनी थी। और प्राइम मिनिस्टर है और यूनियन वाटर रिसोर्स मिनिस्टर इसके वाइस चेयरमैन होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है वाइस चेयरमैन कौन होते हैं। फिर इसके अलावा जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वाटर रिसोर्सेज के, वो भी इसके सदस्य होते हैं। जो मंत्री, यूनियन मिनिस्टर्स, कंसर्न यूनियन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर है सभी राज्यों के, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो सारे इसके सदस्य होते हैं। और सेक्रेटरी जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज है, इस पूरी काउंसिल का सेक्रेटरी भी वो होता है। तो ये भी आप थोड़ा पढ़ सकते हैं इसके एक्सप्लेनेशन, जिससे कि आपको थोड़ा और आइडिया हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से जो राष्ट्रपति हैं, बताना आपको है कि हु वाज आल्सो द सेक्रेटरी जनरल ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट फॉर सम पीरियड। नाम NAM, नॉन अलाइंड मूवमेंट, उसके सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके थे या रह चुके हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बताना कि वो कौन से थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन से थे। तो ये आमतौर पर स्टूडेंट इसको गलत आंसर दे सकते हैं, इसको गलत आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर है ज्ञानी जैल सिंह। इसका राइट आंसर क्या है? ज्ञानी जैल सिंह, जो कि 7वें प्रेसिडेंट थे इंडिया के, 1982 से 87, राजीव गांधी के दौर के दौरान और इंदिरा गांधी के समय इन्होंने काम किया था। पहले वो क्या थे कि वो पॉलिटिशियन थे, कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो उसके नेता थे, और कई मंत्रालयों में भी काम किया उसने, कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट के रूप में काम किया। होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं भारत के, वो रह चुके थे। और उन्होंने सेक्रेटरी जनरल ऑफ नॉन अलाइंड है वो काम किया था 1983 से 1986 के दौरान में। तो ज्ञानी जैल सिंह के बारे में कुछ और भी पढ़ लीजिए, आपको गूगल करने में कर लीजिए, इसके ऊपर थोड़ा और आइडिया हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स वाज इट कमीशन सेटअप अंडर द चेयरमैन ऑफ वीरप्पा मोइली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो वो बच्चे स्पेशली स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए है ये। ठीक है, तो बताना आपको कि वीरप्पा मोइली कमेटी है, कमीशन है, उसका संबंध किससे है। इसका राइट आंसर क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स से रिलेटेड है। ठीक है, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है, वो बनाया गया था ये कमीशन 31 अगस्त 2005 में। ठीक है, ताकि वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बेटर ढंग से कैसे काम करे, ब्यूरोक्रेट्स उस पर अपना रिपोर्ट दे। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग Constitution Amendment Act 4 languages were added to the languages under 8th schedule of the Constitution of India, thereby raising their number to 22। ठीक है, आपको ये बताना है कि संविधान में कौन सा परिवर्तन किया गया, कौन सा संवैधानिक संशोधन है कि अब 8वें शेड्यूल में 22 भाषाएं हो गई है। 8वें शेड्यूल में जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है वो 22 हो गई है।
तो कौन सा था वो अमेंडमेंट, कौन सा अमेंडमेंट था? तो इसका राइट आंसर है इसका वो था सी, इसका राइट आंसर होगा 92वां 92nd अमेंडमेंट 2003 में हुआ था। और इसमें जो 8th शेड्यूल में 4 लैंग्वेजेस जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली, इन 4 लैंग्वेजेस को जोड़कर, जिससे कि 22 हो गई है, आज के टाइम में 22 है, वो सारी लैंग्वेज हो गई थी। क्वेश्चन ये भी पूछा लिया जाता है कि बताओ कि आखिरी में जो संशोधन हुआ था 92nd है, इसमें कितनी लैंग्वेज जोड़ी गई? 4 लैंग्वेज जोड़ी, कौन सी थी कौन सी नहीं थी? तो ये चारों रट्टे मारो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, और क्वेश्चन क्या है कि विच वाज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र स्टेट, व्हेन इट वाज मेड ए सेपरेट स्टेट इन ईयर 1953। भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, नए राज्य का गठन हुआ था। बताना आपको, जब ये राज्य बना तो उस टाइम में इसकी राजधानी क्या थी, ठीक है, उस टाइम में इसकी राजधानी क्या थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है कर्नूल, इसकी राइट आंसर राजधानी थी, ठीक है। 1 अक्टूबर 1953 को 11 डिस्ट्रिक्ट जो कि तेलुगु स्पीकिंग थे, मद्रास स्टेट जो आज के टाइम में तमिलनाडु में जो तेलुगु स्पीकिंग थे, वो 11 डिस्ट्रिक्ट को अलग करके नया राज्य बना दिया गया और कर्नूल इसकी राजधानी थी, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, कई बच्चे जो नॉर्थ इंडिया के हैं उनको दिक्कत आएगी इसको, ठीक है। टुंगुतुरी प्रकाशम पंटुलू, जिसको कि आंध्रा केसरी या लायन ऑफ आंध्रा बोलते हैं, वो पहले चीफ मिनिस्टर थे। तो थोड़ा सा रट्टा मारिए, इसका नाम का क्या है कि आंध्र प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? बच्चों के साथ थोड़ी प्रैक्टिस करना, नाम याद हो जाएगा। हाउ मेनी हाई कोर्ट्स इन इंडिया हैव जुडिक्शन और मोर देन 1 स्टेट, यूनियन टेरिटरी नॉट इंक्लूडेड। क्वेश्चन क्या है कि कितने ऐसे हाई कोर्ट हैं इंडिया में जिसका कि 1 से ज्यादा राज्यों के ऊपर जुरिडिक्शन है, 1 से ज्यादा राज्यों के ऊपर जुरिडिक्शन है, ऐसे कितने हाई कोर्ट है इंडिया में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 3 ऐसे हाई कोर्ट है जिनका कि 1 से ज्यादा। देश में 25 हाई कोर्ट है, तो 3 बॉम्बे है वो हाई कोर्ट, इसमें महाराष्ट्र और गोवा है, 2 राज्य हो गए, 1 से ज्यादा राज्य हो गया। गुवाहाटी है, आसाम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा है, हाई कोर्ट है पंजाब हरियाणा। तो ये 3 ऐसे हैं जिनके कि 1 से ज्यादा राज्य हैं जिनके अंतर्गत। हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL जिसको बोलते हैं, इंडियन जुडिशियल सिस्टम में, जिसमें कि जुडिशियल एक्टिविटीजम भी बोला जाता है, न्यायिक में मतलब स्वतः संज्ञान लेना स्टार्ट कर देती है गवर्नमेंट, थोड़ी एक्टिव ज्यादा हो गई है जुडिशरी। PIL कोई भी दाखिल कर लेता है कई मुद्दों पे, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, उसकी शुरुआत है वो किस चीफ जस्टिस के दौरान हुई थी, मतलब कौन थे चीफ जस्टिस जिसको के सौभाग्य प्राप्त है या गौरव है जिनको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है PN भगवती। इसका राइट आंसर क्या है? PN भगवती इसका राइट आंसर है। यह घटना है 1985 की अगस्त की। वो उस टाइम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे, सुप्रीम कोर्ट के जज भी ऑब्वियसली पहले थे, ठीक है। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस किया था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, जिसमें कि जुडिशियल सिस्टम में एक नया दौर भी स्टार्ट हुआ, आप ये भी बोल सकते हैं। और उनके साथ में VR कृष्णा अय्यर थे, जिन्होंने कि ये पायनियर कहलाते हैं PIL के। 2 जज थे, कौन से? VR कृष्णा अय्यर और PN भगवती। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा पेयर है करेक्ट नहीं है, मतलब जिसका कि तालमेल ठीक नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा पेयर, ठीक है। ठीक है, तो कौन सा पेयर नहीं है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन आंध्र प्रदेश एक्ट, ट्रीटी ऑफ यंदाबू असम, स्टेट ऑफ बिलासपुर हिमाचल प्रदेश, ईयर 1966 गुजरात बिकम स्टेट, ठीक है। तो बताओ कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये जो चौथा है ना वो करेक्ट नहीं है, बाकी जो 3 पेयर है ये करेक्ट है, बिल्कुल भी ये करेक्ट है बिल्कुल। आप थोड़ा चाहें तो इस पे सर्च भी कर सकते हैं। 1966 में हरियाणा बना था अलग से, पंजाब से काटकर हरियाणा बना दिया गया था। 1960 में क्या है, बॉम्बे से काटकर गुजरात को बनाया गया था, बाकी चीजें इसकी ठीक थी।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाता है 1200। विच पोर्टफोलियो वाज हेल्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? जब अंतरिम सरकार थी भारत में 1946 में, इंटरिम गवर्नमेंट, मतलब पूरी तरह से वो नहीं आई थी आजादी के बाद वाली, तो बताना आपको उस दौरान में राजेंद्र प्रसाद है उनको कौन सा मंत्रालय दिया गया था, कौन सा पोर्टफोलियो उनके पास में था। ठीक है, अब एक कोई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में है बिलासपुर, ऐसा सोच सकते हैं। बिलासपुर आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में सर्च कीजिए, तभी तो मैं बोल रहा हूं ना, आपको नई नई चीजों का पता भी चलेगा, नई चीजों का पता भी चलेगा कि बिलासपुर है वो हिमाचल प्रदेश में भी है। ठीक है, और उस टाइम में जब ये बिलासपुर है, एक रजवाड़ा होता था, बिलासपुर भी रजवाड़ा, उस रजवाड़े को भी एक स्टेट बना था, मतलब प्रिंसली स्टेट था ना, रजवाड़ा भी स्टेट था। तो आप थोड़ा पढ़िए और आपको एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है यहां पे कि कौन सा मंत्रालय था? इसका राइट आंसर है फूड एंड एग्रीकल्चर। फूड एंड एग्रीकल्चर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस दौरान और कौन कौन से मंत्रालय किस किस के पास थे वो भी सर्च कीजिए, पढ़िए। कहने मतलब ये भले ही आपको देखने में 50 क्वेश्चन लग रहे हैं, लेकिन इसके इर्द गिर्द 50 की बजाय आप 200-300 क्वेश्चन के रूप में भी आप इसको तैयारी के रूप में लीजिए। इस तरह से कि जब हमारी ये 20,000 क्वेश्चन की सीरीज है जनरल स्टडीज वाली, इसका बहुत ज्यादा व्यापक इस्तेमाल आप कर सकते हैं सर्च करके, इसका अंडरस्टैंडिंग करके पूरी जीके को, जनरल स्टडी को मजबूत बनाते हुए किसी भी तरह के कॉम्पिटिशन एग्जाम को